नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन कंप्यूटर की जो है सीरीज़ देख रहे हैं और कंप्यूटर की सीरीज़ में ये तीसरी क्लास है, जिसमें अपन ने पहली दो क्लासों में क्या देखा हुआ है कि एक तो अपन ने कंप्यूटर के हिस्ट्री के ऊपर बात की थी, फिर अपन ने बात की थी कंप्यूटर की जनरेशन के ऊपर बात। अब अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर के वर्गीकरण की अपन बात करेंगे। इसके पहले अपन ये देखते हैं कि भारत में जो कंप्यूटर का विकास हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। ठीक है, और आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही थी वो तो कंटिन्यू चलने ही वाली है, उसमें तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके अलावा ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की जो सीरीज़ अपन लेके आ रहे हैं तो कंप्यूटर की सीरीज़ में भी सारा कंप्यूटर आपको कवर करवाया जाएगा। ऐसे ही मैथ्स की सीरीज़ भी आने वाली है एक दो दिन में, तो मैथ्स की सीरीज़ में भी आपको सारा मैथ्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब देखो भारत में जो कंप्यूटर का विकास था वो क्या था कि भारत में जो कंप्यूटर का विकास था अपन को वो देखना है। ठीक है, तो अब इसमें कंप्यूटर में अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो कंप्यूटर का जो विकास है भारत में बहुत जो है देरी से स्टार्ट हुआ। कहते हैं कि 1955 में, देखो क्या हुआ था कि 1980 की अगर मैं बात करूं, एक तो बहुत लेट हुआ हमारे भारत में जो कंप्यूटर का विकास है, बहुत लेट हुआ। और अगर अपन बात करें तो हमारे भारत में जो है 1955 की अगर अपन बात करें तो अपना 1955 में पहला कंप्यूटर लगाया गया था जो कि कोलकाता में लगाया गया था। जो पहला कंप्यूटर लगाया गया था वो कोलकाता के अंतर्गत लगाया गया था, जिसका नाम था हैक 2M, ये नाम था। इस नाम से 1955 में कोलकाता में कंप्यूटर लगाया गया था सबसे पहले। फिर अगर अपन बात करें तो 1980 की, 1980 में भी भारत में बहुत सीमित ही कंप्यूटर थे। और 1980 के बाद ही भारत में जो है कंप्यूटर में थोड़ी मात्रा में बढ़ाए गए, जो है कि जो है आपकी कंपनीज में और जो निजी संगठन हुआ करते थे और सरकारी कार्यालय हुए थे तो उसमें भी सीमित मात्रा में ही कंप्यूटर हुआ करते थे। लेकिन 1995 की अगर अपन बात करें, 1980 में क्या था कि सीमित कंप्यूटर ही थे। 1980 तक ही अपने यहाँ सीमित कंप्यूटर हुआ करते थे, जो कई संस्थानों में थोड़े बहुत कंप्यूटर देखने को मिला करते थे। लेकिन उसके बाद अगर अपन बात करें जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति आई है वह आई है आपकी 1995 के बाद। तो जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति आई वह कब आई? आपकी 1995 के बाद आई। बात समझ में? तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो फिर थोड़े बहुत कंप्यूटर आपको देखने को मिल गए थे। तो जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने क्या किया था, भारत सरकार ने कंप्यूटर के विकास के लिए और हिंदी भाषा में जो कंप्यूटर, हिंदी भाषा के अंतर्गत जो कंप्यूटर बनाए जाने थे तो उसके लिए भारत सरकार ने एक संस्थान जिसका नाम था सीडेक, आपने कई बार नाम सुना होगा सीडेक का। जो सीडेक था तो ये पुणे के अंतर्गत है। तो उसने क्या करा था कि एक जो है कंप्यूटर को बनाने के ऊपर जोर दिया। और 1900 जो है आपका सीडेक ने क्या करा था, जो पुणे के अंतर्गत है, पुणे के अंतर्गत है। ठीक है, इसने एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया, विकसित किया, जो था 1000 परम। इस नाम से एक कंप्यूटर विकसित किया जो काफ़ी शक्तिशाली कंप्यूटर था। और अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। ये तो थोड़ा सा ऑल ओवर मैंने आप लोगों को व्यू बताया कि भाई 1980 पहले इतना विकास था नहीं। 1980 में मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई धीरे धीरे संस्थानों में और जो है कंप्यूटर देखने को मिले। फिर 1995 के बाद क्रांति आई और उसके बाद पहला जो कंप्यूटर था अपना 1955 में कोलकाता में लगाया गया था। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। ये तो थोड़ा सा मैंने ऑल ओवर आप लोगों को थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में बताया। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में अपन बात करें तो इसको 3 तरीके से अपन को पढ़ना है। कंप्यूटर को जो वर्गीकरण था वो 3 तरीके से था। एक तो था आपका किस आधार पर था, अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक है, एक था आपका आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो ये था आपका जो है आपका उपयोग के आधार पर। ठीक है, उपयोग के आधार पर था। अब इसमें अगर अपन बात करें अनुप्रयोग के आधार पर, अपन को तो देखना है सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसमें आता है एनालॉग कंप्यूटर।
दूसरा आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, है ना। एनालॉग कंप्यूटर आता है, डिजिटल कंप्यूटर आता है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। एक आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखना है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, और फिर क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद अपन बात करते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर अगर अपन बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, दूसरी अगर अपन बात करें तो आता है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरे नंबर पर आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथे नंबर पर आता है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और उपयोग के आधार पर दो तरीके के उपयोग थे इसके। एक तो होता था आपका सामान्य उद्देश्य के लिए, ठीक है ना, और एक बहुउद्देशीय। सामान्य उद्देश्य था और एक बहुउद्देशीय था। तो क्लासिफिकेशन में अपन को क्या क्या देखना है कि भाई एक तो अनुप्रयोग के आधार पर देखना है, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया और हाइब्रिड कंप्यूटर। और आकार के आधार पर चार देखना, अपन माइक्रो देखना है, मिनी देखना है, मेन फ्रेम देखना है और सुपर कंप्यूटर देखना है। उसके आधार पर अपन भाई उपयोग के आधार पर दो तरीके से थे, एक सामान्य उद्देश्य के लिए था और एक क्या था आपका बहुउद्देशीय के लिए था। अब अपन एक एक करके सभी चीजों को विस्तारित तरीके से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या था। देखो, एनालॉग कंप्यूटर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एनालॉग कंप्यूटर में क्या था कि इनपुट में जो डाटा और आंकड़े के स्थान पर क्या करते थे, गुणवाचक जो है आपका डाटा प्रदान किया जाता था और उसी के आधार पर वह गुणवाचक परिणाम देता था। अब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये मैंने ऑथर की इसकी डेफिनेशन बताई है, लेकिन मैं आप लोगों को ये एक बहुत सीमित और सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि इसका जो एनालॉग जो कंप्यूटर था, इसमें आपका प्रयोग जो है आपका डिजिटल ये जो आपका प्रयोग होता था, इसमें सिर्फ मेजरमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब मेजरमेंट के लिए किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता था, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि अगर अपन बात करें गाड़ी की जो स्पीड होती है, तो स्पीड मापने के लिए होता है। हॉस्पिटल में आईसीयू में आपने देखा हुआ कंप्यूटर लगा हुआ, जिसमें कुछ इस तरीके की लाइनें आपको देखने को मिलती है ना। तो ये भी एक तरीके का आउटपुट है, तो ये भी मेजरमेंट का एक तरीका है। अब आपसे बात करता हूँ भूकंप की जो तरंगें नापी जाती हैं, वो किससे नापी जाती हैं भाई, रिएक्टर स्केल के माध्यम से नापी जाती हैं। और सिस्मोग्राफ जो होता है वो यंत्र होता है। तो इसमें क्या था आपका, बहुत सरल शब्दों में मेजरमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब किस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। और हर एक चीज को मापने के लिए, चाहे वह तापमान हो, त्वरण हो, गति हो, है ना, उसके बाद आपके भूकंप की तरंगें हो, या कोई भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। अब इसमें जो आप लोगों का इनपुट दिया जाता था, देखो मैंने क्या कहा था कि गुणवाचक इनपुट दिया जाता था, तो उसी के आधार पर क्या किया जाता था, आउटपुट अपन को मिलता था। अब देखो इसमें इनपुट किस तरीके से दिया जाएगा, अब आपको सीधे सीधे सरल भाषाओं में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर अपन बात करें ये इनपुट किस तरीके से मेजरमेंट करता था, इसमें एक और बात बता दूं, ये डिजिटल आधार पर नहीं था, इसमें बाइनरी सिस्टम का कोई प्रयोग नहीं किया जाता था। जैसे 0 और 1 की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े जो है इनपुट आंकड़ों के आधार पर दिया जाता था, इसमें इनपुट 0 और 1 के माध्यम से दिया जाता था और उसी आधार पर वह क्या करता था, गणना करके हमको आउटपुट प्रदान करता था। लेकिन इसमें इनपुट कैसे मिलेगा, अब मेरे को बताओ। जैसे कि जो भूकंप का जो अपन भूकंप की तरंगें नापते हैं, तो एक जो क्या लगा रहता है, जैसे एक यंत्र लगा रहता है। तो जो भूकंप में जैसे कि जो उसमें हलचल होती है, धरती पर जो हलचल होती है, तो हमको रिएक्ट करके बताता है कि भाई ये जो आपका भूकंप था इतनी तरंगों के माध्यम से इतना स्केल पर गया था। तो इसमें इनपुट तरंगों के माध्यम से मिला है, आई बात समझ में, गुणवाचक सूचना के आधार पर मिला है। तो उसी के आधार पर इसने क्या दिया है, इनपुट दिया है। अब जैसे कि अपन बात करें हृदय की जो धड़कन मापी जाती है, जैसे कि अपन बात करें हॉस्पिटल में जो कंप्यूटर आप देखते हो उसमें ऊपर नीचे जाती है, अगर कम होती है तो ग्राफ नीचे जाता है और फिर ऐसे ऐसे आपको ग्राफ देखने को मिलता है। तो उसमें भी हृदय की जो धड़कन है उसके हिसाब से वो ग्राफ अपन को मैनेज करता है वो। तो इसमें जो तरंगें नापी जाती हैं, तो वो जो स्पीड मापी जाती है, जैसे गाड़ी की स्पीड हुई,
तो उसमें इनपुट कैसे मिल रहा है, जैसा जैसा पहिया घूम रहा है वैसे वैसे इनपुट मिल रहा है और वैसे वैसे हमको वो आउटपुट मेजर करके बता रहा है। तो आप ये एनालॉग जो कंप्यूटर है उसमें ये देखना कि इसके अंतर्गत मेजरमेंट का काम किया जाता है और जिस आधार पर इनपुट मिलता है उसी आधार पर वो क्या करता है, आपको आउटपुट देता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं, देखो उसमें किस किस तरीके की चीजें आती हैं। देखो एक तो तापमान हो गया, दबाव हो गया, वोल्टेज हो गया, त्वरण हो गई, गति हो गई, और जो भूकंप की तरंगें नापी जाती हैं। तो ये सब चीज़ों का मेजरमेंट करने का एक तरीका था एनालॉग। तो इसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट किया जाता था। आई बात समझ में एनालॉग कंप्यूटर में। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। देखो डिजिटल कंप्यूटर में क्या आता है कि अंकों की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब इसमें जो आंकड़े दिए जाते थे वो 0 और 1 बाइनरी के माध्यम से दिए जाते थे। अब इसमें क्या था कि आपका एक तो 0 और 1 के आधार पर आंकड़े दिए जाते थे और उसी के आधार पर वह गणना करके आपको आउटपुट देता था। जैसे कि अगर आप गए पेट्रोल पंप पे आप जाते हो और क्या करते हो कि आप गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल भराते हो, गाड़ी में आप 1 लीटर पेट्रोल भराते हो, तो क्या करता है कि 1 लीटर पेट्रोल, तो वो क्या हो गया आपका गणना, 1 लीटर पेट्रोल हो गया और उसके बाद वो ये भी बताता है कि 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये का है। तो मशीन क्या करती है 0 और 1 0 1 के माध्यम से गणना करती है और वो माप के भी ये भी बता देती है कि 1 लीटर पेट्रोल का भाव 100 रुपये चल रहा है। वैसे 1 लीटर पेट्रोल का भाव आजकल 170 रुपये चल रहा है, आपको बता दूं मैं, है ना। तो बहुत महंगी हो गई ये चीज़ें, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं। तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर था ये 0 और 1 बाइनरी माध्यम से कार्य करता था और आंकड़ों के माध्यम से कार्य करने की गणना करता था। अब इसका जो प्रयोग है ना, इसका जो प्रयोग है आपका बहुत मात्रा में किस किस चीज़ के लिए किया जाता था, है ना। एक तो आपका हॉस्पिटल में जो कंप्यूटर लगे रहते थे, है ना, जो संस्थानों में जो कंप्यूटर लगे रहते हैं उसमें किया जाता है, वैज्ञानिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता था। अब इसके डिजिटल कंप्यूटर की आपको जो है उदाहरण बताता हूँ किस तरीके के उदाहरण आते हैं। आपके जो डेस्कटॉप हैं, आपका जो डेस्कटॉप होता है ना, और आपका जो लैपटॉप होता है वो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, जो आप घरों में यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप की अगर मैं बात करूं, लैपटॉप की अगर बात करूं, तो ये सब बाइनरी सिस्टम के आधार पर ही काम करते हैं, 0 और 1 के आधार पर ही काम करते हैं। आई बात समझ में। तो ये डिजिटल के आधार पर था। अब हाइब्रिड की अगर अपन बात करते हैं तो हाइब्रिड में क्या रहता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल का ही मिश्रित रूप होते हैं। मतलब कि दोनों का काम कर सकते हैं। मतलब कि ये जो है सूचनाओं के आधार पर गणना भी कर सकते हैं और 0 1 के आधार पर भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रयोग है वह आपका डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी कम हुआ। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर आज भी बहुतायत मात्रा में हर जगह क्या कर रहे हैं, आपके वर्क करने के लिए लगाए गए हैं। तो ये क्या था आपका, मैंने बताया कि एनालॉग में मैंने बताया कि डिजिटल चीज़ों को मापने के लिए, मतलब कि जो आपका मेजरमेंट के लिए ये कार्य करता, ये होता था। फिर उसके बाद आज ये जो है आपके डिजिटल कंप्यूटर जो आपको हर जगह देखने को मिल रहे हैं, ये था आपका 0 और 1 आंकड़ों के माध्यम से काम करते थे। तीसरा में मैंने आप लोगों को क्या बताया, हाइब्रिड जो कंप्यूटर हैं वो क्या करते थे, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का एक क्या रहता था, एक मिश्रण रूप था, है ना। तो ये तीनों चीज़ें अपन ने आज अभी देखी हैं। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से अपन को चीज़ों को समझना। अब देखो अपन को पढ़ना है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर अपन को बात करना है सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर की। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आकार के आधार पर क्या था। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं भाई माइक्रो कंप्यूटर की। ठीक है, आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर क्या था कि आपके आकार में जो होते थे वो बहुत छोटे होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट और आउटपुट को जोड़कर तैयार किए जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि भाई एक तो आपका इनपुट हो गया, आपका एक आउटपुट हो गया, और माइक्रो जो प्रोसेसर होते थे इन सबका एक मिश्रित, एक मिलाजुला रूप, मतलब कि इनको जोड़कर क्या किया जाता था भाई, माइक्रो कंप्यूटर तैयार किए जाते थे। मतलब कि नॉर्मली जो आपके कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप की बात करूं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके माइक्रो जो है कंप्यूटर होते हैं। जैसे डेस्कटॉप की अपन बात करते हैं, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक मॉनिटर होता है। तो यही तो क्या होगा, एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, ये ना। और उसके बाद अगर अपन बात करें एक माइक्रो प्रोसेसर, एक सीपीयू हो गया आपको। तो इनको जोड़कर ही क्या किया जाते थे, ये बनाए जाते थे। कहने का मतलब तो मेरा यही है ना। इसमें मैंने आपको ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या दी कि आकार में छोटे होते थे। दूसरी बात, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट और आउटपुट को जोड़कर ये तैयार किए जाते थे, एक हिसाब से इनको असेंबल किया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, मैंने आपसे कहा कि लैपटॉप, तो लैपटॉप में क्या होता था कि कई जो है उसके अंतर्गत क्या होता था कि ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत ही इनबिल्टी रहती हैं। अब आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक बार में इसमें एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है ना। डेस्कटॉप की और लैपटॉप की अगर अपन बात करें माइक्रो कंप्यूटर में, तो इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है ना। अब देखो
मैंने इसमें क्या बताया कि भाई एक तो इनपुट आउटपुट को जोड़कर ये तैयार किए जाते थे, है ना। दूसरी बात की अगर अपन बात करें, ये आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर अपन बात करें तो एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है इस पे, एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं आपके, वो देख लेते हैं। एक तो आप हो गया आपका डेस्कटॉप, है ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप हो गया है आपका, ठीक है। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया आपका, और आपका हो गया पाम टॉप, ठीक है, पाम टॉप। अब इसमें क्या है कि अपन एक एक करके थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं। डेस्कटॉप में क्या होता है कि ये एक तो क्या है कि भारत के अंतर्गत आजकल जैसे कंप्यूटर की क्रांति हुई है, हर घर में जैसे टीवी लगा हुआ होता है वैसे ही हर घर में आजकल डेस्कटॉप पाए जाते हैं। आई बात समझ में, इतना जो है वास्ट तरीके से इसको जो है रिस्पॉन्स दिया गया। अब डेस्कटॉप की अगर अपन बात करें तो ये आकार में तो छोटे होते ही हैं, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह तक हम इसको आसानी से लेके नहीं जा पाते हैं ना, और एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। और डेस्कटॉप का जो रूप है वह क्या होता है कि थोड़ा सा छोटा सा ही होता है ना, और हर घर में ये देखने को मिलते हैं ना। और अगर अपन लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप भी आप लोगों को पता है, हर एक व्यक्ति के पास आज की डेट में आप लैपटॉप देखने को मिलेगा आपको। और लैपटॉप क्या है कि एक तरीके का एक जो है पर्सनल डिवाइस ही है जिसे आप जो है यूज़ करते हैं, और एक बार में भी उस पर एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। अगर अपन पाम टॉप की बात करें तो ये, और लैपटॉप को अगर मैं एक बात बताऊं तो लैपटॉप को आप नोटबुक के नाम से भी जानते हैं, लैपटॉप को आप नोटबुक के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसको लैपटॉप और नोटबुक दोनों ही कहा जाता है। और उसके बाद अगर अपन बात करें पाम टॉप की, तो पाम टॉप क्या है, लैपटॉप का ही एक पोर्टेबल रूप है। आई बात समझ में, पाम टॉप क्या है, लैपटॉप का ही एक जो है पोर्टेबल रूप है। तो अपन ने 2-3 एग्जांपल इसमें देखे हैं कि माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर में एक तो क्या इनपुट आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, आकार में छोटे हैं, एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, और ये 2-3 उदाहरण अपन ने इसमें देखे। मिनी कंप्यूटर की अपन बात करते हैं। और आज की डेट में जितना यूज़ आपका माइक्रो कंप्यूटर का है ना, जैसे कि अगर अपन देखते हैं जो है कोई विश्वविद्यालय हो गए, कोई निजी कंपनी हो गई, हॉस्पिटल हो गए हैं, जो है सरकारी संस्थान हो गए हैं, कोई भी चीज़ आप वहाँ पर डेस्कटॉप देखेंगे या फिर क्या देखेंगे, आप लैपटॉप देखेंगे। तो इनका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है ना, और एक समय में एक ही व्यक्ति इस पर कार्य कर सकता है। अब देखो मिनी कंप्यूटर में क्या था कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता में तेज होते हैं, है ना, और छोटे होते हैं। इसमें क्या होता था कि एक साथ कई लोग इस पर कार्य कर सकते हैं। आई बात समझ में। मिनी कंप्यूटर में क्या था आपका, मिनी कंप्यूटर की आपसे बात करें, मिनी कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो ये आकार में तो थोड़े से छोटे होते ही हैं, है ना, लेकिन गति में अत्यधिक तेज होते हैं, अत्यधिक तेज होते हैं। एक बार में कई व्यक्ति इस पे कार्य कर सकते हैं, एक बार में कई व्यक्ति इस पे कार्य कर सकते हैं ना। आगे बात कर सकते हैं कि भाई एक से ज़्यादा इसमें प्रोग्राम को अपन क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को अपन इसमें रन कर सकते हैं। आगे की बात करें, इसका जो उपयोग है, इसकी जो उपयोगिता है, एक तो शोध के काम में, है ना, वैज्ञानिक काम में और इंजीनियरिंग काम में भी इसका प्रयोग होता था। और इसके अगर कंप्यूटर के उदाहरण की अगर बात करूं तो किस तरीके के कंप्यूटर होते हैं कि भाई एक तो होता है आपका CDP। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो कई सारे एग्जाम्पल इसमें भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो आपका होता है CDC। नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो इसमें आता है आपका SDS
92। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपके मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। जैसे कि मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर के बताया था अभी, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, वैसे मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते थे वे आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे और एक साथ इस पे कई लोग, कई हजारों लोग इस पर कार्य कर सकते थे। इस पे एक साथ कई लोग कार्य कर सकते थे। कई लोग इस पर कार्य कर सकते थे। देखो, एक तो ये आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे और एक साथ कई लोग कार्य कर सकते थे, और लेकिन इसमें क्या था कि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा करते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा करते थे, इसलिए इसमें एसी की अनिवार्यता थी। क्या थी? एसी की अनिवार्यता थी। आकार में बहुत बड़े थे, एक साथ कई लोग इस पर कार्य कर सकते हैं, और इसमें अत्यधिक गर्मी पैदा हुआ करती थी, और इसमें एसी की अनिवार्यता था भी, और ये बहुत अधिक मूल्य के हुआ करते थे, मतलब कि महंगे बहुत होते थे, तो मूल्य इनका अधिक हुआ करता था। ठीक है, मूल्य क्या था? मूल्य इनका बहुत अधिक हुआ करता था। अब इनका जो उपयोग था, देखो इनका उपयोग किस में किया जाता था कि भाई जैसे टिकटिंग हो गया, प्रसारण हो गया है, विज्ञापन हो गए हैं, आदि कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता था। इसकी उपयोगिता की अगर अपन बात करें, जैसे टिकटिंग हो गया आपका, विज्ञापन हो गया, प्रसारण हो गया, तो इनमें इसकी उपयोगिता काफी काफी सिद्ध हुई। आई बात समझ में? और इसके जो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ये किस तरीके के कंप्यूटर होते थे, जैसे कि IBM जो है आपका, एग्जाम्पल में बात करूँ मैं आपका, जो IBM जो Z जो सीरीज थी आपकी, Z सीरीज, IBM Z सीरीज थी, IBM 9Z जो था, तो ये इस तरीके के जो कंप्यूटर थे वो कौन से कंप्यूटर थे? आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आते थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि भाई आकार में वो ज़्यादा जो है बड़े हुआ करते थे, काफ़ी बड़े हुआ करते थे, क्षमता इनकी बहुत अधिक हुआ करती थी। ठीक है, क्षमता की अगर अपन बात करें तो क्षमता बहुत अधिक थी इसकी। क्या थी? क्षमता बहुत अधिक थी। आकार में बड़े थे, क्षमता बहुत अधिक थी, महंगे थे, आकार में बड़े होने के कारण भाई इसमें जो है आपकी गर्मी ज़्यादा पैदा करती थी, इसलिए एसी की जो इसमें क्या थी? अनिवार्यता थी। विज्ञापन, टिकटिंग वगैरह में, प्रसारण वगैरह में इनका यूज़ किया जाता था। अब सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं अपन। देखो, सुपर कंप्यूटर में क्या था आपका? ठीक है, सुपर कंप्यूटर में क्या है कि भाई एक तो ये आकार में बहुत विशाल हुआ करते थे, मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो आकार में ये बहुत विशाल होते हैं, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में 1000 गुना से ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर सकते हैं। क्या है कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर थे वो भी क्या कहते हैं, बहुत अधिक तेज़ी से काम करते थे, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर एक तो आकार में विशाल होते हैं, और ये जो है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में भी बहुत अधिक हज़ारों गुना तेज़ी से ये कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग जैसे कि अगर अपन बात करें मौसम में, मौसम के क्षेत्र में, जो है आपके अंतरिक्ष में, उपग्रहण में, प्रक्षेपण में, मिसाइल में, परमाणु बम में आदि के जो है आपके जो कार्य होते हैं, जिसमें बहुत जटिलता से जटिल गणनाएं और क्रियाएं की जाती हैं, उसमें ये सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। और इनकी कंप्यूटर की जो कीमत होती है वह करोड़ों में होती है। एक तो बहुत विशाल होते हैं। आज की डेट में अगर आप कोई हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, कोई बॉलीवुड की मूवी भी देखते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि एक विशाल कमरे में वो बहुत सारे लोग बैठ के काम करते रहते हैं, और एक ऐसी स्क्रीन आ जाती है स्क्रीन पर जिसमें वो हाथ से भी काम कर लेते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो सुपर कंप्यूटर के आधार पर वर्क करती है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर जो थे होते हैं सुपर कंप्यूटर, जो बहुत अधिक ज़्यादा जो है विशाल होते हैं, करोड़ों रुपए में इनकी कीमत होती है, बहुत अधिक तेज़ी से काम करते हैं, और एक साथ कई लोग इस पर काम कर सकते हैं, कई प्रोग्राम इस पर रन करवाए जा सकते हैं, और इनका जो उपयोग बहुत जो है आपके जटिल क्रियाओं के लिए भी किया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे मौसम हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया, प्रक्षेपण हो गया है आपका, परमाणु हो गया, मिसाइल, इनके क्षेत्र में जो बड़े बड़े जो कंप्यूटर जटिल जटिल क्रियाएं करते हैं वो सभी सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया सुपर कंप्यूटर में।
अब अपन बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर होता है एक सामान्य उद्देश्य के लिए, है ना, सामान्य उद्देश्य के लिए। जनरल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वह कैसे यूज किए जाते हैं कि भाई इसके अंतर्गत क्या होता है सामान्य कंप्यूटर के अंतर्गत कि ये किसी विशेष कार्य के लिए नहीं होते हैं। जो नॉर्मल, जैसे कि अगर आपको नॉर्मल उद्देश्य के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि डाटा के संग्रहण करने के लिए, ठीक है, दस्तावेज तैयार करने के लिए, नोट्स तैयार करने के लिए, है ना, और इसके बाद आपका जो है पीडीएफ के लिए, तो ये जो चीज़ें हैं, पत्र लेखन के लिए, ईमेल करने के लिए, ये सारे कार्य किसके लिए किया जाता है? तो सामान्य उद्देश्य के लिए जिन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाते हैं आपके? वो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया आपका, है ना। तो ये सब आपके क्या है कि सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर हैं। और जो है बहुउद्देशीय कंप्यूटर के अंतर्गत क्या आता है? बहुउद्देशीय कंप्यूटर को इसीलिए तैयार किया जाता है, किसी बहुउद्देशीय कार्य के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि मौसम के क्षेत्र में अगर अपन बात बताएं, है ना, मौसम के क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो मौसम के क्षेत्र में और जो है वैज्ञानिक, जैसे वैज्ञानिकों के क्षेत्र में तो और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो ऐसे कंप्यूटर जो है आपके बने बनाए नहीं रहते, इनको एक स्पेसिफिक कार्य के लिए तैयार किया जाता है। मतलब बहुउद्देशीय कार्य के लिए इनको स्पेसिफिक रूप से बनाया जाता है, जो उनके कार्यों के लिए जो है कुछ विशेष तरीके से इनको बनाया जाता है, जो उनको सेटिस्फाइड करें, फुलफिल करें उनकी रिक्वायरमेंट को, है ना। तो ये सामान्य उद्देश्य था और एक बहुउद्देश्य था। बहुउद्देश्य में जैसे सुपर कंप्यूटर जो है जिस भी किसी उद्देश्य के लिए बनाए जाएंगे वो उनकी कंडीशन को फुलफिल करेंगे, है ना। तो ये अपन ने एक ऑल ओवर व्यू देखा है कंप्यूटर, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के वर्गीकरण का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब अकेडमी के जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए जय हिंद।